दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कॉट डेरिक्सन की लेटेस्ट हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन 2 के बारे में। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है और ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर है जिसमें फियर और सस्पेंस दोनों नेक्स्ट लेवल पर हैं। कहानी सेट है 4 साल बाद, जहां फिनी और ग्वेन फिर से फेस करते हैं अपने पुराने नाइटमेयर को, द ग्रैबर, जो इस बार एक और भी डेंजरस सुपर नेचुरल फॉर्म में वापस आया है। और हाँ दोस्तों, आपने अगर ब्लैक फोन पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसे भी जरूर देख लें ताकि आपको ये पार्ट और भी अच्छे से समझ आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं द ब्लैक फोन पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। लेट्स डाइव इन। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1957 में कोलोराडो के माउंटेन्स के पास। यहाँ एक छोटी सी लड़की है होप। वो एक फोन नंबर डायल कर रही होती है जो उसे एक सपने में मिला था। नंबर पर कोई एरिया कोड नहीं था, मतलब वो कोई लोकल नंबर ही होना चाहिए था। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो नंबर बर्फ के अंदर लिखा हुआ था, जैसे किसी ने आइस पे क्रेव किया हो। होप जब कॉल करती है तो दूसरे साइड से एक आवाज आती है। होप पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन उसके बाद फोन लाइन से सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देता है, एक क्रीपी सा साउंड। स्क्रीन ब्लैक होती है और कहानी शिफ्ट होती है 1982 नॉर्थ डेनवर में। यहाँ हम मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है फिन। फिन एक और लड़के से लड़ रहा होता है, लिटरली उसे पीट रहा होता है। उसकी छोटी बहन ग्वेन आती है और चिल्लाती है, फिन बस करो। अब अगर तुम फिन को नहीं जानते तो मैं बता दूं, 4 साल पहले फिन ने एक डेंजरस किलर को रोका था। उसका नाम था द ग्रैबर। ग्रैबर एक सीरियल किलर था जो बच्चों को उठाकर उन्हें खत्म कर देता था। लेकिन जब उसने फिन को उठाया तो फिन ने एक ब्लैक फोन के थ्रू उन बच्चों की आत्माओं से बात की थी जिनको ग्रैबर पहले ले जा चुका था। उन्हीं बच्चों की हेल्प से फिन ने अपनी जिंदगी बचाई और ग्रैबर का काम खत्म कर दिया। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। एक लड़का अर्नी फिन और ग्वेन के पास आता है। वो बताता है कि उसने डोरेन डोरेन कंसर्ट के टिकट्स लेने का प्लान बनाया है और ग्वेन तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन बेचारी के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। तो अर्नी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए भी टिकट ले लूंगा। इसके बाद फिन मजाक उड़ाता है ग्वेन का, हाँ हाँ देखा, मेरा दोस्त तुम्हारे लिए टिकट ले रहा है, यानी ये एक डेट है। ग्वेन उसे इग्नोर करती है और थोड़ा शर्माती है। इसके बाद रात को फिन चुपके से घर से बाहर निकलता है स्मोक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो धुआं छोड़ता है उसके सामने ग्रैबर खड़ा होता है, वही क्रीपी मास्क पहने हुए, एकदम सामने। फिन एक सेकंड के लिए जम जाता है, लेकिन तभी वो अपने आप को समझाता है कि ये तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह जिसका नाम था एल्पाइन लेक कैंप। यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्नो में मस्ती कर रहे होते हैं। खेलते खेलते अचानक एक आदमी उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद वो लड़का गिरता है, एकदम शांत। उसके हाथ से स्नो पर लिखा होता है एक अक्षर W। ये सब ग्वेन का सपना होता है और सबसे डरावनी बात, ग्वेन के सपने हमेशा सच हो जाते हैं। वो एक रिंगिंग साउंड सुनती है, एक फोन बज रहा होता है। वो उस आवाज को फॉलो करती है और जाती है एक पुराने घर तक। हाँ, वही घर जहां से फिन को 4 साल पहले उठाया गया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है फिन उसे जगा देता है, ग्वेन उठ जाओ, तुम फिर से स्लीप वॉक कर रही थी। ग्वेन फिन को बताती है कि उसे बहुत बुरा सपना आया था, लेकिन फिन उसे बस इग्नोर कर देता है। अगली सुबह स्कूल में बच्चे ग्वेन का मजाक उड़ाते हैं, वो उसे विच बोलकर छेड़ते हैं। ग्वेन बस चुप रहती है। इसके बाद अर्नी वहां आता है और ग्वेन को कॉन्सर्ट का टिकट देता है। वो पूछता है कि वैसे तुमको ये सपने और मैजिक वाली चीजें क्या सच लगती हैं? ग्वेन कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सब सच है। इसके बाद अर्नी अपनी पॉकेट से टैरो कार्ड्स निकालता है और ग्वेन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे सपने सच होते हैं, मेरे पेरेंट्स ने बताया। ग्वेन थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है कि तुम्हें कैसे पता?
अर्नी बोलता है मेरा भाई भी ग्रैबर के हाथ लग गया था, तुमने ही पुलिस को उसके बारे में बताया था, याद है? तुम्हारे सपने ने ही सब रिवील किया था। इसके बाद सीन कट होता है फिन पे। फिन एक फोन उठाता है जो बज रहा था। वो कहता है कि सॉरी, मैं मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, ये वही ब्लैक फोन है जिससे डैड लोग कॉल करते हैं, क्योंकि फोन पे लिखा हुआ था आउट ऑफ सर्विस, यानी कि वो फोन खराब है, फिर भी उस पे कॉल आ रही है। रात को फिर से ग्वेन का सपना शुरू होता है, वही लेक कैंप। एक और बच्चा उस कैंप में जाता है और वो भी नहीं बचता। उसके हाथ से स्नो पर लिखा होता है बी। ग्वेन शॉक से उठ जाती है। वो रिंगिंग साउंड फॉलो करती है और देखती है एक जली हुई बॉडी जो ग्राउंड पर पड़ी है। वो शॉक में अंदर जाती है और पूरी तरह से वही बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां फिन को रखा गया था। वहां एक फोन बजता है और वो फोन उठाती है और दूसरी साइड से आवाज आती है होप की, वही लड़की जिसे हमने 1957 में देखा था मूवी की शुरुआत में। होप कहती है मुझे ये नंबर सपने में मिला था, ये नंबर मुझे उन डेड बच्चों ने दिया है। पर थोड़ी देर बाद उनकी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंचती और ग्वेन के सामने आ जाता है ग्रैबर का भाई जो खुद खत्म हो चुका था। तभी सामने का डोर खुल जाता है, ऊपर से कोई नीचे आ रहा होता है। फोन फिर बजता है और उसी वक्त ग्वेन नींद से उठती है। फिन उसे जगा रहा होता है। वो कहता है कि तुम फिर से स्लीप वॉक कर रही थी। ग्वेन कहती है कि मैं फोन पर थी, मेरी माँ से बात हो रही थी, वो कैंप से कॉल कर रही थी। फिन उसे घर ले जाता है, लेकिन जब वो वापस जाने लगते हैं तो ग्वेन नोटिस करती है कि उसके पैर पर खून लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में लगा था। अगली सुबह ग्वेन फिन को एक कैंप का पैम्पलेट दिखाती है, वही एल्पाइन लेक कैंप। वो कहती है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, मैंने सब रिसर्च कर लिया है, तुम वहाँ काउंसलर की जॉब कर सकते हो। फिन कहता है कि पापा वैसे भी चाहते हैं कि मैं कोई जॉब करूं, तो ये परफेक्ट रहेगा। जब वो पैम्पलेट पापा को दिखाते हैं तो उनके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ यहाँ काम करती थी। वो पूछते हैं कि तुम्हें इस कैंप के बारे में कैसे पता चला। फिन झूठ बोलता है कि स्कूल के कुछ बच्चों से सुना। नेक्स्ट डे ग्वेन और अर्नी कैंप के लिए निकलते हैं। फिन कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। वो अपना बैग पैक करता है और साथ चलता है। रास्ते में स्नो इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिन कार से निकलता है और आगे दौड़कर रोड देखने लगता है ताकि अर्नी कार को रास्ते पर चला सके। कुछ देर आगे उनकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है मस्टैंग। वो एक घोड़े के साथ आती है और उन्हें कैंप तक लेकर जाती है, लेकिन कैंप पहुंचकर पता चलता है कि रोड बंद हो गई है और कैंप कैंसिल कर दिया गया है। अब सिर्फ स्टाफ और ये 3 लोग वहां फंसे हुए हैं। कैंप सुपरवाइजर अरमांडो फिन और अर्नी को उनके बेड्स दिखाता है। मस्टैंग ग्वेन को एक अलग कैबिन दिखाती है। रूल के हिसाब से ग्वेन उन दोनों के कैबिन में नहीं सो सकती। रात को फिन बाहर जाता है थोड़ा स्मोक करने। ग्वेन सो जाती है और फिर उसे एक और सपना आता है। तीसरा बच्चा कैंप में गिरता है और स्नो पर लिखता है एच। फिन के आसपास एक फोन बजता है। वो कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ो, लेकिन फोन बजता ही रहता है। आखिर वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कौन हो तुम। मीनवाइल ग्वेन के रूम से एक अजीब सी स्क्रैपिंग साउंड आती है। वो बेड के नीचे झांकती है और वहां एक डेड बॉय पड़ा होता है। दूसरी तरफ फिन के फोन से ग्रैबर की आवाज आती है। फिन भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद हो जाता है। ग्वेन के कैबिन में उन सब डेड बच्चों की शैडोज दिखाई देती हैं। वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिन उसकी चीख सुनता है, तुरंत दौड़कर आता है और उसे हिला के जगाता है। ग्वेन रो रही होती है। वो बोलती है कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। सपने में उसका हाथ एक जले हुए लड़के ने पकड़ लिया था। जब वो जागती है तो देखती है कि उस जले हुए लड़के के पकड़ने की वजह से उसके हाथ पे भी जलने का निशान बन गया है। दोस्तों, इससे ये समझ आता है कि जो उसके साथ फिजिकली सपने में होता है वो रियल लाइफ में भी हो रहा था। इसके बाद वो अपना हाथ छुपाती है और जाके अर्नी के पास बैठ जाती है। अर्नी देखता है कि ग्वेन का मूड बहुत हैवी है। वो कहता है कि तुम यहाँ रेस्ट कर सकती हो। ग्वेन उसके पास लेट जाती है, आंखें बंद करती है और दिल से प्रार्थना करती है, प्लीज जीसस मुझे और बुरे सपने मत दिखाना।
रात के अंधेरे में ग्वेन और अर्नी कैबिन में साथ लेटे होते हैं। अर्नी उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने अभी जीसस से ऐसे ही बात कर ली। फिर वो थोड़ा टीजिंग टोन में बोलता है, ऑनेस्टली मुझे तो ये काफी क्यूट लगता है। अर्नी बताता है कि उसकी माँ कैथोलिक है, वो खुश हो जाएगी अगर उसे पता चलेगा कि उसका बेटा एक ऐसी लड़की को पसंद करता है जो प्रार्थना करती है। ग्वेन कहती है कि मेरी माँ भी क्रिश्चियन थी और फिर वो बताती है कि उसको ये सपनों वाली एबिलिटी उसकी माँ से ही मिली है। लेकिन ग्वेन के दिल में डर भी है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे ये गिफ्ट ही मेरी माँ को पागल बना गया था, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो। अर्नी उसे सॉफ्टली देखकर कहता है कि नहीं ग्वेन, तुम स्ट्रांग हो। दोनों के बीच थोड़ा इमोशनल साइलेंस होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं यही हूँ। ये फिन बोल रहा होता है जो वहीं पास में सो रहा था। ग्वेन और अर्नी दोनों तुरंत सीधे हो जाते हैं, ऑकवर्डली मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं और तीनों शांत होकर सो जाते हैं। सुबह होती है। ग्वेन फिन को बताती है कि अर्नी एक्चुअली उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने आया है। फिन तुरंत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मतलब इसे सब कुछ बता दिया। ग्वेन कहती है कि हाँ, मैंने इसे सब कुछ बता दिया। इसके बाद ग्वेन अपना हाथ दिखाती है जहां अब भी मार्क्स बने हुए हैं और कहती है कि वो सपने में एक बच्चे ने मुझे पकड़ा था, ये निशान उसी का है। तभी अरमैंडो उन्हें बुलाता है, चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। सब डाइनिंग हॉल में जाते हैं जहां अरमैंडो उन्हें बताता है कि तूफान के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, कम से कम 3 दिन लगेंगे खुलने में। फिर वो उनसे पूछता है कि वैसे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। उसे डाउट हो रहा था कि ये तीनों यहाँ किसी और रीजन से आए हैं। फिन कहता है कि हमारी माँ यहाँ आई थी। ग्वेन उसका नाम बताती है। अरमैंडो सोचता है, थोड़ा याद करता है और जैसे ही वो होप की फोटो देखता है उसे याद आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं उसे जानता था, बहुत ही अच्छी लड़की थी। फिर पूछता है कि वो अब कहाँ है। फिन धीरे से कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरमैंडो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि खाना खत्म करने के बाद तुम अपनी फैमिली को कॉल कर सकते हो। फिन बोलता है कि लेकिन बाहर जो फोन है वो तो डैड है ना। अरमांडो कहता है कि हाँ, वो फोन तो सालों से काम ही नहीं करता, लेकिन तुम ऑफिस वाला फोन यूज कर सकते हो। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिन सीरियस टोन में बोलता है, कल रात मुझे उसी फोन पे कॉल आई थी। और जैसे ही वो ये बोलता है फोन फिर से बजने लगता है। फिन आगे बढ़कर फोन उठाता है और इस बार दूसरी तरफ से आवाज आती है एक मरे हुए लड़के की। वो बच्चे बोलते हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, हमें बहुत ठंड लग रही है, हम अंधेरे में हैं, मदद करो फिन। फिन पूछता है कि तुम कैसे खत्म हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें याद नहीं, हम यहाँ नहीं रहने वाले थे, ये जगह हमारी नहीं है। फोन बूथ के अंदर से जोर जोर से ठोकने की आवाज आती है, जैसे वो बाहर निकलना चाहते हो। फिन के हाथ कांप रहे होते हैं। वो उनकी चीखें सुन सकता है पर देख नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को ग्वेन को फिर से सपना आता है। इस बार वो अपनी माँ को देखती है जो उन डेड बच्चों से बात कर रही होती है। ग्वेन सब कुछ दूर से देख रही होती है कि तभी एक डेड लड़का उसके पीछे से कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ग्वेन उसका पीछा करती है और उसके सामने सब बच्चे आ जाते हैं। एक डरावना लेकिन इमोशनल मोमेंट, जैसे वो सब अटके हुए हैं किसी और दुनिया में। ग्वेन जैसे ही सपने से बाहर आती है उसकी माँ उसके सामने खड़ी होती है, बिल्कुल रियल लगती है। तभी फिन को बाहर से फोन बजने की आवाज आती है। वो अर्नी से कहता है कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना और खुद फोन बूथ की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ ग्वेन उन डेड बच्चों के पीछे भाग रही होती है। उसे फिन भी फोन बूथ की तरफ जाता दिखता है पर वो इग्नोर करती है और बच्चों का पीछा करती है। फिन फोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है ग्रैबर की। फिन पूछता है कि तू क्या चाहता है। ग्रैबर कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने भाई को खत्म करना पड़ा, मैं उसे बहुत चाहता था, अब मैं तुमसे वो छीन लूंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। फिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसका इशारा ग्वेन की तरफ है।
उधर ग्वेन कैंप किचन तक पहुंच चुकी होती है और वहीं ग्रैबर उसके सामने आ जाता है। वो ग्वेन को नीचे गिराकर उसके गले पर अपना एक्स दबा देता है, जिसकी वजह से ग्वेन सांस नहीं ले पा रही होती। अर्नी और बाकी लोग दौड़कर किचन में पहुंचते हैं। उन्हें लगता है ग्वेन जमीन पर ट्रम्बल कर रही है, क्योंकि बाकी के लोग ग्रैबर को नहीं देख सकते। फिन भी चीख सुनकर वहां पहुंचता है। ग्रैबर जैसे ही ग्वेन को फायर के अंदर डालने लगता है, अर्नी उसे पकड़ लेता है। बाकी सब भी मदद करते हैं। ग्रैबर जो सिर्फ ग्वेन को दिखाई देता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ पीछे हट जाता है और गायब हो जाता है। फिन ग्वेन को उठाता है, उसे संभालता है। ग्वेन थोड़ी देर में नॉर्मल होती है, लेकिन बारबरा एक स्टाफ मेंबर क्रॉस साइन बनाते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ ईविल है। फिन गुस्से में कहता है कि बस करो। सब लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि अभी क्या हुआ। अरमांडो पूछता है कि तुम्हारे सपने में एग्जैक्टली क्या दिखा। ग्वेन उन बच्चों का डिस्क्रिप्शन बताती है, उनके कपड़े, उनका लुक, उनका नाम तक। अरमांडो शॉक में आ जाता है, क्योंकि वो डिटेल सिर्फ पुलिस और उसको ही पता थी। फिन पूछता है कि तुमने कभी नाम सुना है ग्रैबर। सब लोग चुप हो जाते हैं और तब सबको रियलाइज होता है फिन वही लड़का है जिसने ग्रैबर को रोका था। ग्वेन कहती है कि उसने मुझे किचन में अटैक किया। इसके बाद अरमांडो कुछ पुरानी फोटोज निकालता है कैंप के जमाने की। उन फोटोज में उनकी माँ भी होती है, एकदम यंग और खुश। अरमांडो कहता है कि तब मैं यहाँ सिर्फ शेफ था। मैंने उन मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं उन बच्चों को कभी नहीं भूलूंगा। वो रोज उनकी बॉडीज ढूंढने जाता था। फिन कहता है कि तो अब हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी फिन एक फोटो देखता है जिसमें ग्रैबर भी होता है। उसका असली नाम था बिल। कैंप में सब उसे वाइल्ड बिल कहते थे, क्योंकि वो हमेशा काउबॉय जैसा ड्रेस पहनता था, जैसे वाइल्ड बिल हिकॉक। ग्वेन कहती है WBH, वही लेटर्स जो उन डेड बच्चों ने स्नो पर लिखे थे। अब सबको समझ आता है कि ये वही जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अरमांडो याद करता है कि बिल बच्चों को लेक मैरू ले जाता था आइस हॉकी खेलने के बहाने। उसके पास इक्विपमेंट था जिससे वो बर्फ के नीचे होल्स ड्रिल करता था। वो सोचता है कि शायद उसने उन बच्चों की बॉडीज वहीं लेक के नीचे छुपा दी थीं। ग्वेन कहती है कि अगर हम उन्हें वहां से निकाल लें तो ग्रैबर का पावर खत्म हो जाएगा। वो डिसाइड करते हैं कि वो सुबह लेक मैरू जाएंगे, लेकिन रात को अरमांडो के कैबिन में कुछ अजीब होने लगता है। रेडियो खुद से ऑन हो जाता है और एक क्रीपी आवाज आती है, तुमने मुझे अपने भाई को मारने पर मजबूर किया। अरमांडो रियलाइज करता है कि ये बिल है, लेकिन बिल की आवाज कहती है मेरा नाम बिल नहीं है। और तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अरमांडो फ्लैशलाइट ऑन करता है और खिड़की के बाहर एक स्नोमैन का चेहरा चिपक जाता है और उसके बाद उस स्नोमैन के फेस से खून निकलने लगता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं और सीन यहीं पर फ्रीज हो जाता है। मीनवाइल बाहर ठंड में फिन अकेला बैठा स्मोक कर रहा होता है। तभी अरमांडो आता है और उसके पास चुपचाप बैठ जाता है। वो समझ लेता है कि फिन के अंदर सालों का गुस्सा और जलन जमा है। अरमांडो धीरे से कहता है, इस टाइप के गुस्से के पीछे हमेशा डर होता है। तुम ग्वेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाने से डरते हो। फिर वो फिन की आंखों में देखकर बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, जो अंदर दबा के रखा है उसे फेस करो। अरमांडो फिन को प्रॉमिस करता है कि वो ग्वेन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब लेक पर पहुंच जाते हैं और सारा एरिया चेक करते हैं। वो बर्फ हटाकर बॉडी ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वो रात को प्लान बनाते हैं, जब ग्वेन सोएगी तो फिन और अर्नी शिफ्ट्स में उस पर नजर रखेंगे। रूल सिंपल है, अगर ग्वेन को सपना आए तो उसे तुरंत जगा देना। ग्वेन कहती है कि अगर तुम मुझे उठा नहीं पाए तो। फिन बोलता है तो लड़ाई करो, ये तुम्हारा ड्रीम है। ग्वेन घबरा कर कहती है पर ग्रैबर बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद ग्वेन को सपने में एक न्यूज़पेपर वाला लड़का दिखाई देता है। ग्रैबर उसे बिना मास्क लगाए ही उठा लेता है और उसकी जिंदगी छीन लेता है। ये सब देखकर होप, ग्वेन की मॉम, समझ जाती है कि ये वाइल्ड बिल है
होप रात को बिना हस्बैंड को जगाए घर से निकल पड़ती है, ग्वेन उसके पीछे पीछे। होप सीधा बिल के घर पहुंचती है। बेसमेंट में वो किडनैप बॉय को देखती है, पर पीछे से बिल आ जाता है और होप को भी पकड़ लेता है और उसे अपनी वैन में ढकेल देता है। ग्रैबर ग्वेन को आवाज देता है कि अंदर आओ, तुम्हें सच दिखाता हूँ। और यहाँ सच सामने आता है। ग्वेन की मॉम ने अपनी लाइफ खुद नहीं खत्म की थी, बल्कि ग्रैबर ने उनसे सब छीन लिया था। ग्वेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पापा को भी देखती है। जब उन्होंने मॉम को उस हालत में पाया था, वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद ग्रैबर ग्वेन से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें सपने में ही खत्म कर दूं तो क्या होगा। ग्वेन कहती है कि मैं जाग जाऊंगी। ग्रैबर मुस्कुराता है और कहता है कि शायद अब पता लग ही जाएगा। ग्वेन भागती है और जाकर बेसमेंट में छुप जाती है, पर ग्रैबर उसे ढूंढ लेता है। ग्वेन दरवाजा तोड़कर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैबर एक्स से उसके हाथ पर तेज वार करता है। ये रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। ग्वेन के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी एक डेड बॉय बाहर से डोर खोल देता है और ग्वेन सीधा लेक के ऊपर वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां अरमैंडो बॉडीज ढूंढ रहा होता है। उसे एक बॉडी मिलती है। अरमैंडो बर्फ तोड़ना शुरू करता है, पर पीछे से ग्रैबर आता है और हैमर से बर्फ तोड़ देता है और अरमैंडो पानी में गिर जाता है। ग्रैबर उसे ऊपर आने ही नहीं देता, वो उसे डुबाने लगता है। उधर ग्वेन फोन बूथ के अंदर फंसी होती है। वो पूरी ताकत से पंच करती रहती है जब तक थक नहीं जाती। ग्रैबर आता है और टेलीफोन वायर से उसकी गर्दन को चारों तरफ से लपेट लेता है। ये सब रियल वर्ल्ड में भी हो रहा होता है। ग्वेन सांस लेने के लिए तड़प रही होती है। फिन और अर्नी उसे हिला हिलाकर वापस लाने की कोशिश करते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं, और तब फोन बूथ फट जाता है। ग्वेन अपने ड्रीम पर कंट्रोल ले लेती है। उसे समझ आ जाता है कि ड्रीम में उसके पास भी पावर है। इसके बाद वो जागती है और सीधे अरमैंडो की तरफ दौड़ती है। सब मिलकर अरमैंडो को पानी से बाहर खींच लेते हैं। अरमैंडो बस इतना बोल पाता है कि मुझे फिलिक्स मिल गया। अब अगली सुबह ग्वेन और फिन तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां उनके पिता आ जाते हैं, जो उन दोनों को वापस लेने आए थे। ग्वेन कहती है कि हमें यहीं रहना होगा। फिन डैड को बताता है कि ग्रैबर ग्वेन के पीछे पड़ा हुआ है। डैड का डिसीजन हार्ड हो जाता है और वो कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। फिन खुद भी अंदर से टूट रहा होता है। वो भी जाना चाहता था, पर ग्वेन सीधा मना कर देती है। फिन कहता है कि हमें जाना होगा, मैं उसे रोक नहीं सकता, पर हम तुम्हें बचा सकते हैं। ये सुनकर ग्वेन फट पड़ती है। कैसे बचाओगे? तुम खुद तो स्मोक करते रहते हो ताकि तुम्हें लगे कि जो उस दिन बेसमेंट में हुआ था वो सब झूठ था। तुम दोनों हर बार भागना चाहते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सुन के फिन के इमोशंस फूट पड़ते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सोचता नहीं, मैं रोज सोचता हूँ, मेरा डर कभी गया ही नहीं। फिन रो पड़ता है, बोलता है कि मुझे डर में नहीं रहना। ग्वेन उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम सबसे बहादुर हो जिसे मैं जानती हूँ। डैड फिर भी कहते हैं कि ग्वेन तुम यहाँ खतरे में हो, तुम जाओगी, मैं पूछ नहीं रहा। ग्वेन तीखे लफ्जों में कहती है, क्या करोगे, मारोगे? डैड बोलते हैं तुम अपनी माँ जैसी हो, बहुत जिद्दी। और यही ग्वेन सच बता देती है कि मॉम ने खुद को कुछ नहीं किया, बल्कि ग्रैबर ने उन्हें खत्म किया था। लेकिन उसके डैड ये मानते नहीं हैं। फिर ग्वेन एग्जैक्ट वो लफ्ज बोलती है जो डैड ने उस दिन मॉम को देख के बोले थे। वो धीरे से कहती है कि मेरे सपने सिर्फ सपने नहीं होते जैसे तुम समझते हो। और ये सुनकर उसके डैड चुप हो जाते हैं। अब सीन कट होता है अगली सुबह पर, जब सब मिलकर बाकी दो बच्चों को ढूंढना शुरू करते हैं। शाम तक कोई नहीं मिलता और ग्वेन वहीं बैठी बैठी सो जाती है। सब उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर फिन को समझ आ जाता है कि ग्वेन ने जानबूझकर आंखें बंद की हैं। अब ड्रीम में ग्रैबर उसके सामने खड़ा होता है। ग्वेन भागती है, ग्रैबर उसके साथियों पर हमला करता है। मीनवाइल पानी के नीचे ग्वेन को एक बॉडी दिखाई देती है। वो उसे ऊपर भेजने की कोशिश करती है, जैसे वो उसकी रूह को सरफेस तक ला रही हो।
उधर ग्रैबर ड्रीम में फिन पर हमला करता है और इसका असर रियल वर्ल्ड में भी होता है। डैड पानी में डुबकी लगाते हैं और बॉडी को बाहर लाते हैं और फिन भी अपने आप को संभाल लेता है। अब दोस्तों सिर्फ एक बॉडी बाकी है। ग्वेन धीरे धीरे स्क्रिप्चर पढ़ना शुरू करती है। ग्रैबर ठंडी हंसी हंसी में कहता है, गॉड यहाँ नहीं। पर उसी वक्त डैड बॉयज पानी से उभर कर आते हैं और ग्रैबर को पकड़ लेते हैं। वो एक से छूट जाता है पर दूसरा उसे नीचे पटक देता है। तीनों लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ग्वेन उस पर एक्स से जोर से वार करती है। ग्रैबर पावरलेस हो चुका है क्योंकि तीनों मिल गए हैं। अब फिन को एग्जैक्ट उसकी जगह का एहसास होता है। वो ग्रैबर को झपट कर धुन डालता है। ग्वेन एक और स्ट्राइक करती है और उसका पैर निशाना बनता है। तीनों मिलकर उसे बर्फ के अंदर घसीट देते हैं और वो बच्चे उसे नीचे खींच लेते हैं और तभी वहां सब कुछ खामोश हो जाता है। सिर्फ तेज हवा चलने की आवाज आती है। अब अगली सुबह अरमांडो सब पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि तीनों बच्चे मिल गए हैं। उधर फोन फिर बजता है पर इस बार फिन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। ये कॉल ग्वेन के लिए थी। फोन के दूसरी तरफ उसकी मॉम होती है। वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने उन बच्चों को आजाद किया। ग्वेन धीरे से पूछती है, मॉम क्या मैं ऐसे ही कर्ज्ड रहूंगी? उसकी मॉम प्यार से कहती है कि ये कोई कर्ज नहीं बेटा, ये एक ब्लेसिंग है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का थीम सिंपल हॉरर से कहीं ज्यादा डीप है। ये फिल्म एक्चुअली फेथ और ट्रॉमा के बारे में है और ये दोनों चीजें पूरी कहानी के सेंटर में है। फिनी अब भी अपने पास्ट से फ्री नहीं हो पाया। द ग्रैबर के साथ जो हुआ था उसने उसके अंदर एक परमानेंट डर और गुस्सा भर दिया है। वो अपने ट्रॉमा को हाइड करता है एक कूल सरकास्टिक एटीट्यूड और हरी घास के धुएं के पीछे। लेकिन जब ग्वेन उसे इस बारे में फेस कराती है तो फिनी फाइनली टूट जाता है और अपने फियर और पेन को कन्फेस करता है। उसका कहना होता है कि मुझे अब और गुस्सा नहीं चाहिए और मुझे डर भी नहीं लगना चाहिए। इसी वजह से फिल्म के स्टार्टिंग में वो घोस्ट की हेल्प करने से बचता है क्योंकि अंदर से वो अब भी उस ट्रॉमा से लड़ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है फिनी समझ जाता है कि अपने फियर का सामना करने से ही वो हील कर पाएगा। एंडिंग में जब ग्रैबर वीक हो जाता है तो फिनी फाइनली उसके खिलाफ खड़ा होता है और उसे कुछ ब्रूटल पंचेस देता है। ये मोमेंट सिर्फ रिवेंज का नहीं बल्कि सेल्फ हीलिंग का भी सिंबल है। बाय द एंड फिनी अपने दुख से बाहर आ चुका होता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और पीसफुल। दूसरी साइड पे कहानी फेथ के थीम को एक्सप्लोर कराती है। ग्वेन ओपनली अपना फेथ जीसस में दिखाती है और जब वो अपनी माँ की स्पिरिट से बात करती है तो हमें पता चलता है कि हेवन और हेल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ग्रैबर खत्म होने के बाद हेल में चला जाता है जबकि ग्वेन का फेथ और प्योरिटी उसे एक डिवाइन प्रोटेक्शन देती है। एंड में फिल्म एक पावरफुल मैसेज देती है कि ट्रू फेथ और जेन्युइन बिलीफ ही लोगों को बचा सकता है। स्पिरिट्स का फेथ ग्वेन पर था और फिनी का अपनी बहन पर और इसी भरोसे ने सबको बचा लिया। तो दोस्तों ये थी द ब्लैक फोन 2 की फुल एक्सप्लेनेशन। ये मूवी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक मैसेज है कि अगर तुम अपने दुख, अपने फियर का सामना कर लो और अपने लव्ड वन पर फेथ रखो तो तुम कुछ भी जीत सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको द ब्लैक फोन 2 कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे हॉन्टेड।